हेयर फॉल अचानक बढ़ गया है तो क्या ये एक साइन है कि गट में बैड बैक्टीरिया बढ़े हैं? तो कई लोगों के स्किन का ग्लो खत्म हो जाता है, एक्ने बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, क्लॉग्ड पोर्स हो गए, इवन ऑयली स्किन होने लगती है, कई बार स्किन ड्राई भी फील फ्लेकी जैसा होने लगती है। अगर लिप्स भी चैप्ड होने लगे, बहुत ज़्यादा फटने लगे तो ये भी एक साइन है कि नाखून बहुत आसानी से टूटने लगते हैं। तो कई बार लोग सोचते हैं कि शायद मे बी गट इम्पैक्टेड है, हम कुछ अच्छा नहीं खा रहे हैं। सो ये वाला तो क्लासिकल है। सो नाखून इम्पैक्ट, नाखून का फ्लैट हो जाना, बहुत जल्दी टूटना, या घर बैठे देख सकते हैं कि हाँ कुछ तो बदला है, मतलब कि गट खराब हो चुका है। सो वज़न कम होने लगे, किसी भी तरह की ब्लीडिंग डेफिनेटली गड़बड़ है, चाहे वो स्टूल में आए, चाहे मुंह से उल्टी में आए, खून की कमी आने लगे, बहुत ज़्यादा थकान सी रहने लगे, तो ये वो वाले साइंस हैं जिस पे हमें बिना कोई सेकेंड थॉट के सीधे हॉस्पिटल जाना है। तो कुछ हमारे इंडिया में ऐसी खाने की चीज़ें हैं जो हमारे गट में गुड बैक्टीरिया बढ़ाने का काम करती है, राइट? इंडिया का, एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया का प्रोबायोटिक दही है ना। दही से बनी चीज़ें, चाहे आप उसको लस्सी, छाछ, कुछ भी करें। क्या अगर हम अच्छी मात्रा में फाइबर लेते हैं तो हमारा गट हेल्दी रहेगा? और एक इंसान को एक दिन में कितने फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है? जितना भी जो हमारी इंडियन डाइट भी है ना मैम, पुराने वाली, उसमें भी फाइबर ऑलरेडी था। हम सैलेड्स कम खाते थे तो भी हम बहुत सारे रॉ फ्रूट्स खाते थे। हमारा जो खाना था, जो सीरियल्स थे, वो मिलेट्स थे। मिलेट्स में फाइबर नॉर्मल जो आज के दाल, चावल और गेहूं है उनसे ज़्यादा है। तो फाइबर पहले भी कम नहीं था, फाइबर चाहिए। एक चीज़ मैं इसमें यहाँ बोलना चाहूँगा, लोगों के लिए, कि लौकी का कच्ची लौकी का जूस नहीं लेना है। नहीं लेना है। लेकिन ये पार्क के बाहर तो करेला, हाँ, लौकी, बाकी सब चलेगा, लौकी नहीं लेना है। लौकी सर, अनफॉर्चुनेटली हम अपने प्रैक्टिस में साल में कम से कम 4 से 5 लौकी जूस से रिलेटेड टॉक्सिसिटी देखते हैं। क्यों? लौकी खीरे वाले ग्रुप की सब्जी है। कड़वे खीरे होते हैं, आपने सुने होंगे। कड़वा खीरा का जो टॉक्सिन है वो जानलेवा नहीं होता, कड़वी लौकी का टॉक्सिन जानलेवा होता है। आपको पता है हमारी बॉडी में मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, खास करके हमारे गट में। गट में वैसे तो गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी होते हैं, लेकिन आखिर इनका रोल क्या होता है? और शरीर में जब बैड बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे क्या तकलीफ होती है? और ऐसे में हम क्या कर सकते हैं अपने गट में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए? क्या ऐसे खाने की चीज़ें शामिल कर सकते हैं अपनी डाइट में? कौन से ऐसे ड्रिंक्स पी सकते हैं? क्या सच में सुपर फूड जैसी कोई चीज़ होती है जिसको खाने से हमारे गट में गुड बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं और बैड बैक्टीरिया की मात्रा कम हो सकती है? अगर आप भी इन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहते हैं अपने गट से रिलेटेड, तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में हम गट हेल्थ, गट बैक्टीरिया, गट डिटॉक्स, इन सभी जो टर्म्स और टॉपिक्स है, इन सब पर बहुत ही विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर विभू मित्तल, जो कि सीनियर डायरेक्टर हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट, मैक्स हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम कोशिश करेंगे आपके ज़रिए हमारी ऑडियंस तक इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पहुंचा सके, इन्फॉर्मेशन दे सके। डॉक्टर, हम सब जानते हैं कि आज के समय में लोग गट के बारे में बात करने लगे हैं। पहले तो लोगों को ये भी नहीं पता था कि गट और स्टमक अलग अलग है। हालांकि अब इसके बारे में इतनी बातचीत हो रही है, सोशल मीडिया पर गट एक ऐसा टर्म है, अगर आप हर दूसरी तीसरी वीडियो देखेंगे तो उसमें गट के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर बताई जाती हैं। हम सबसे पहले चाहेंगे कि जो गट बैक्टीरिया है उसके बारे में आप बताइए कि ये जो गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, कैसे हमारे गट को अफेक्ट करते हैं? गट, हमारी गट यानी हिंदी में अगर इसको आंत बोलें तो हमारी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत है ना। छोटी आंत में डाइजेशन हो रहा होता है। बड़ी आंत हम कॉमनली सोचते हैं सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट को मेंटेन करने के लिए, पर ऐसा नहीं है। बड़ी आंत में, जैसा आपने भी बोला था, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं। वो सबका अलग सिग्नेचर है। आपके बैक्टीरिया, मेरे बैक्टीरिया, दे वुड बी डिफरेंट। उनमें अलग अलग तरह के बैक्टीरिया हैं। बिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज हैं, उनकी स्पीशीज अलग अलग हैं, उन स्पीशीज के वेरिएबल नंबर्स अलग अलग हैं। तो ये इतना ज़्यादा, ये जितने आकाश में तारे उतने हमारी आंत में बैक्टीरिया। अब वो बैक्टीरिया कैसे हैं? वो इम्पैक्ट करते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म को, वो इम्पैक्ट करते हैं नॉट ओनली गट हेल्थ, मेटाबॉलिज्म को भी इम्पैक्ट करेंगे,
स्किन, मूड, हेल्थ, पता नहीं किस किस चीज़ों को इम्पैक्ट करते हैं। रिसर्च जारी है, हमारे पास कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं कि इससे ये होता है, इससे ये नहीं होता है। तो ये एक वो चीज़ है जिस पे हम धीरे धीरे समझ रहे हैं। बट यस, डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है कि गट बैक्टीरिया, लार्ज बाउल, बड़ी आंत में हमारे जो अनगिनत बैक्टीरिया हैं, उनके गुड बेटर होने से हमारे ओवरऑल हेल्थ पे मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल। अगर वो बैक्टीरिया खराब होते हैं उसको हम डिसबायोसिस बोलते हैं, है ना। सो आपके आज के जितने भी सवाल होंगे उसमें ये इस चीज़ का, इस बहुत मेजर इम्पैक्ट है ये समझने का। ठीक है, जैसे हमने गुड बैड बैक्टीरिया के बारे में आपने हमें समझाया, तो कुछ ऐसे हम संकेत पहचान सकते हैं कि हाँ, हमारे शरीर में अब बैड बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ गई है, तो गट अब सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, इम्पैक्ट हो चुका है। सो देखिए, हमारे पास अभी तो सही से टेस्ट भी नहीं है ये क्लियरली बोलने के लिए कि हम बैक्टीरिया को क्वांटिफाई कर पाएं, है ना। सो अगर आप मेरे से कहेंगे कि सर अब हम ये टेस्ट कर लें बैक्टीरिया वाला देखने का, सो अभी हमारे पास वो रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस में नहीं है। ये अभी रिसर्च का फैक्ट है। बट वी ऑलरेडी नो, जितना भी रिसर्च हुआ है, कि बैक्टीरिया के चेंजेस होने से गट पे इम्पैक्ट आता है, चाहे वो आपका ब्लोटिंग हो, आपके बाउल मूवमेंट्स में चेंजेस हो, भूख का इम्पैक्ट हो, कई बार बहुत ज़्यादा फ्लेटस पास होना, जो नीचे से गैस पास होना, ये सब बैक्टीरिया के चेंजेस से हो सकता है। ये चीज़ें प्रूवन है। उसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें, वेट का बढ़ जाना, मेटाबॉलिज्म में चेंजेस, ये और चीज़ें भी उसके साथ हैं। बट अनफॉर्चुनेटली 2026 अभी हमारे पास क्लिनिकल टेस्ट नहीं है जो मैं अपने क्लिनिक में बैठ के सजेस्ट कर सकूं और एक क्लियर आंसर इस बारे में दे सकूं। ठीक है, हमारे पास भी कुछ ऐसे मार्क्स हैं जो है, आप प्लीज़ बताइएगा कि क्या ये जो चीज़ें हैं, अगर शरीर में बदलाव थोड़ा बहुत भी होने लगे तो हमें गट की तरफ सोचना चाहिए या नहीं, कि हाँ शायद गट इम्पैक्ट हो रहा है। सबसे पहले हम अपने शुरू से बॉडी पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हेयर फॉल अचानक बढ़ गया है, डिस्पाइट ऑफ कि आपने शैम्पू चेंज किया है या वेदर चेंज हुआ है, वी डोंट नो, लेकिन हेयर फॉल अचानक बढ़ गया है, तो क्या ये एक साइन है कि गट में बैड बैक्टीरिया बढ़े हैं? ओके, सो हेयर एज वेल एज स्किन, है ना, इस पे इम्पैक्ट बैक्टीरिया का होता है। ठीक है, बट देखिए, इसको अगर हम जनरलाइज कर देंगे, अगर मैं यहाँ से ये मैसेज दूंगा कि हेयर फॉल बढ़ा तो मतलब बैक्टीरिया चेंज और सिर्फ गट देखना है, ये रॉन्ग डिस्कशन होगा। हाँ, बट यस, चेहरे पे रंगत दिखती है ना, ये आपने सुना होगा, चेहरे पे सब चीज की रंगत दिखती है। स्किन रिस्पॉन्ड्स टू मेनी थिंग्स इनसाइड, ब्रेन को भी रिस्पॉन्ड करती है, गट को भी रिस्पॉन्ड करती है। देयर इज डेटा, एक आजकल गट स्किन एक्सेस बोलते हैं। गट स्किन एक्सेस में क्या है, जो हमारे बैक्टीरिया है अंदर के, उनका क्रॉस टॉक है। स्किन पे भी बैक्टीरिया होते हैं, स्किन में ऑल्सो देयर इज लॉट ऑफ गुड बैक्टीरिया, तो उसका कनेक्ट है। जो हमारे गट के बैक्टीरिया कुछ एंजाइम्स, कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, कॉमनेस्ट बीइंग शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, उनका अमाउंट और वो चीज़ें स्किन पे भी उसका इम्पैक्ट दिखता है, इन्फ्लेमेशन स्किन पे आता है। तो यस, ये है। ठीक है, बट क्या अगेन जो नेक्स्ट इंडिविजुअल जो इसको सुन रहा हो, उसको अगर हेयर फॉल है तो उसे सिर्फ गट देखना चाहिए? नहीं। सो एक बहुत बड़े सर्कल का एक कंपोनेंट गट इस सिचुएशन में रहेगा। स्किन में जो चेंजेस आपने कहा, तो कई लोगों के स्किन का ग्लो खत्म हो जाता है, एक्ने बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, क्लॉग्ड पोर्स हो गए, इवन ऑयली स्किन होने लगती है, कई बार स्किन ड्राई भी फील फ्लेकी जैसा होने लगती है। तो अगर स्किन में ये बदलाव दिखाई दे रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि मे बी गट भी इम्पैक्ट हुआ है। सो यस, गट की वजह से भी ये सब बदलाव आ सकते हैं। अब जैसे एक्ने, आपको एवरीवन नोज कि एक्ने एक एडोलेसेंस के बाद हार्मोनल चेंजेस से आते हैं, है ना। उसमें स्किन टाइप इंपॉर्टेंट होता है, ऑयली स्किन है, कैसी स्किन है, आपका डाइट इम्पैक्ट करता है, अगेन कुछ हद तक ऑयल पे करता है, यहाँ पे बैक्टीरिया भी रोल प्ले कर रहा है, गट रोल प्ले कर रही है। इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है अगर गट के थ्रू है, अदरवाइज है, तो ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। सो बॉडी के किसी भी ऑर्गन के लिए बाकी चीज़ों को भी लाइफस्टाइल के थ्रू मैनेज करना इम्पॉर्टेंट है ना। सो अगर किसी को एक्ने है तो आई विल नॉट से कि उसको एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाना है, पर हाँ, उसे अपनी डाइट में भी देखना है, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट भी बताते हैं। दे विल टेल यू कि देखिए, आप ऑयली चीज़ें मत खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, क्लीन डाइट रखिए। वो क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो ऑयल यहाँ पे नहीं आ रहा है, गट के थ्रू उसका इम्पैक्ट आ रहा है। सो देयर इज क्लियरली अ गट स्किन एक्सेस जो प्ले करता है। और अगर लिप्स भी चैप्ड होने लगे, बहुत ज़्यादा फटने लगे, तो ये भी एक साइन है, कंट्रीब्यूट करेगा। एक और चीज़, अगर हमारा गट बहुत कॉम्प्रोमाइज है तो हमारे पास न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज भी आएंगी, है ना। सो हम पता चलेगा विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, आपका
आयरन, मैग्नीशियम, ये सब भी डाउन जा रहा है ना। अगर ये सब डाउन जाता है, वो स्किन पे इन सबके मैनिफेस्टेशंस है, तो सो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट देयर एज वेल। ओके अभी जैसे हम स्किन की हमने जो बात की, तो कई लोगों को ऐसा भी आता है जो सिम्टम्स वगैरह कि नाखून बहुत आसानी से टूटने लगते हैं, या फिर नाखून में जो वाइट वाइट जैसा कुछ दिखाई देने लगता है। तो कई बार लोग सोचते हैं कि शायद मे बी गट इम्पैक्टेड है, हम कुछ अच्छा नहीं खा रहे हैं। सो ये वाला तो क्लासिकल है। सो नाखून इम्पैक्ट, नाखून का फ्लैट हो जाना, बहुत जल्दी टूटना, ये गट इम्पैक्टेड से ज्यादा ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का सिग्नल है। आप ठीक से खाना नहीं खाते हैं, सो गट नॉर्मल हो सकता है पर मुझे खाना नहीं मिलता, है ना। भारत में कम होता है अब, पर जो क्लासिकल माल न्यूट्रिशन थी उसमें ऐसा होता है। या फिर मैं खाना तो खाता हूं पर वो बैलेंस नहीं है। तो आयरन डेफिशिएंसी में विटामिन डेफिशिएंसी के क्लासिकल साइंस हैं ये, जो आपके नाखून खराब हो जाते हैं बिना किसी और बीमारी के। उसके अलावा जो व्हाइट लाइंस हैं वो प्रोटीन डेफिशिएंसी के मार्कर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पुअर डाइट के मार्कर्स हैं। पुअर डाइट और गट प्रॉब्लम दे समटाइम्स आल्सो गो हैंड इन हैंड। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने अब तक जो सिम्टम्स डिस्कस किए हैं वो हमारे स्किन, लिप्स और नेल से रिलेटेड है। अगर हम ओवरऑल अपने डाइजेशन की बात करें, तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा एसिडिटी, ब्लोटिंग हो रही है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, कुछ भी खा रहे तो ऐसा लग रहा है कि मुंह पे आ रहा है, खट्टी डकारें आ रही हैं, तो दैट कैन बी अ साइन कि गट हैज़ इम्पैक्टेड। सो ये जो एसिड है, सो रिफ्लक्स, जिसमें हमारे को ऐसा लगता है कि कुछ एसिड या खाना ऊपर आया, गले में अनइजीनेस, खाने के बाद अपर एब्डोमेन में फुलनेस, या खाना यहीं रखा हुआ है, यहाँ पे भारीपन है, यहाँ पे जलन है, ये सब एसिडिटी है ना। ये गट से अलग है, हालांकि क्योंकि ये एक सिंगल चैनल है तो इम्पैक्ट हर जगह आएगा, बट ये क्लासिकली एसिडिटी है। गट वाले कंपोनेंट्स आए ब्लोटिंग, जो पेट में फूला फूला सा रहता है। समटाइम्स लोग महसूस करते हैं खाना खा लिया तो फुटबॉल बन गया, उसके बाद धीरे धीरे नीचे गया, या फिर पेट में खाने के बाद सेंट्रल एब्डोमेन में टाइटनेस हो गई। दे वुड आल्सो से कि थोड़ा मरोड़ होता है। बाउल्स इम्पैक्टेड हैं, सो अब वो दिन में एक बार दो बार नहीं जाता है, स्टूल का फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया है, एरेटिक हो गया है। ये सब गट से रिलेटेड फाइंडिंग्स हैं। इनके पीछे बीमारी है या सिर्फ डिसबायोसिस है, वो बाकी और चीज़ों से डिसाइड होता है। स्टूल में भी अगर चेंजेस होते हैं तो दैट कैन ऑल्सो बी अ साइन कि स्टूल में जो हम पहले नॉर्मल कर पाते थे वैसा नहीं हो रहा है, उसकी भी जो फ्रीक्वेंसी है चेंज हो गई है, टेक्सचर या कलर में कुछ चेंजेस अगर हो गए हैं तो। सो स्टूल में फ्रीक्वेंसी इज डेफिनेटली वन थिंग। सो क्या नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी क्या फ्रीक्वेंसी थी, उसमें कोई रीसेंट चेंज है क्या, है ना। सो दे कैन बी एन इंडिविजुअल जो पिछले 10 साल से पैसेज स्टूल से 1 in 2 days, उसके लिए वो नॉर्मल है। अनदर वन हु इज पासिंग स्टूल्स ट्वाइस इन अ डे, तो एक आदमी 2 दिन में एक बार जा रहा है, दूसरा आदमी एक दिन में 2 बार जा रहा है, दोनों हेल्दी हैं, है ना। अगर इनका चेंज हो गया, सपोज जो 2 दिन में एक बार जा रहा था स्टार्टेड पासिंग डेली, अब स्टूल जा रहा है, चेंज आ गया, कुछ चेंज है, क्यों चेंज है, दैट नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड। सो वन इज स्टूल फ्रीक्वेंसी का चेंज। सेकंड इज स्टूल का कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन टेक्सचर एंड एनीथिंग एल्स। वो जो भी है उससे ज्यादा है कंसिस्टेंसी, चेंज इन कंसिस्टेंसी। बहुत हार्ड स्टूल है जिसको पुश करना पड़ रहा है, या स्टूल बिल्कुल अब सॉगी, बिल्कुल पतला हो गया है, ये दोनों चीजें भी गड़बड़ है। टेक्सचर, कलर आर लेस इंपॉर्टेंट। कलर जो भी हम खाते हैं उससे चेंज हो जाता है, बट कोई भी ब्लैक कलर या ब्लड इन स्टूल वो सीरियस होता है। खून अगर आया तो, खून आया, या कई बार खून नहीं है पर बिल्कुल ब्लैक स्टूल है, वो भी डाइजेस्टेड ब्लड होता है, तो ये दोनों बिल्कुल अलार्म्स हैं। उसके अलावा ब्राउन, ग्रीन, येलोइश के शेड्स they usually do not matter। वो कलर, खाने के फूड, बहुत सारी चीजें, खाना इंपॉर्टेंट प्लस सम बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट। चेंजेस में भी कई बार आपने कोई दवाई खा लिया था, उससे बैक्टीरियल चेंजेस हो गए, उससे चेंजेस आ जाते हैं। ऐसा है कि जो अल्सर्स होते हैं, माउथ अल्सर या स्टमक अल्सर, ये भी ज़्यादा होने की टेंडेंसी हो जाती है अगर गट में बैड बैक्टीरिया बढ़े हैं तो। सो स्टमक अल्सर तो नहीं, स्टमक अल्सर के लिए तो एसिडिटी आ गई फिर से, वो आ गया हमारा पेन किलर्स, एसिडिटी और एक एच पाइलोरी करके स्पेसिफिक इन्फेक्शन है। So stomach ulcer side, but yes, oral ulcers may be associated with lots of changes in your gut. बीमारियों के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं, वो चाहे वो इन्फेक्शंस हो, चाहे उसमें कुछ और बीमारी होती हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज वगैरह, पर मेजॉरिटी में बिना बीमारी के, जिसको हम एफ्थस अल्सर्स बोलते हैं, वो हो सकते हैं, जिसमें यस विटामिन डेफिशिएंसीज एंड डिसबायोसिस, यानी कि गट के बैक्टीरिया के चेंजेस
इम्पैक्ट करते हैं। इम्पैक्ट करते हैं। हम लोग जैसे स्किन में चेंजेस की बात कर रहे थे, तो अगर जैसे एक्ने बहुत ज़्यादा होने लगे, स्किन ऑयली या कुछ भी चेंज, तो अगर हम किसी भी इवन डर्मैट्स के पास भी जाते हैं तो वो लोग सबसे पहले यही सवाल करते हैं कि पेट साफ़ हो रहा है कि नहीं। कोई हमारे घर का भी फैमिली मेम्बर बोल देता है कि पेट अच्छे से साफ़ नहीं हो रहा है क्या। तो ये जो पेट साफ़ होने वाला कॉन्सेप्ट है, कितना ज़रूरी है हमारे गट को हेल्दी रखने के लिए? नहीं, देखिए, पेट साफ होने का कॉन्सेप्ट में स्टूल आना चाहिए, एक सेट फ्रीक्वेंसी में आना चाहिए, जो भी आपका चल रहा है वो हार्ड नहीं होना चाहिए और वो बिल्कुल लूज नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद भी ना कुछ इंडिविजुअल्स महसूस करेंगे कि पूरा साफ नहीं हुआ। ये जो पूरा साफ नहीं हुआ, ये एक कंट्रोवर्शियल डिस्कशन है कि वहाँ पे स्टूल बच गया है क्या? ऐसा बचता नहीं है। सो इट इज़ मोर लाइक पेशेंट को, इंडिविजुअल को, कि बाउल में सेंसेशन है कि उसको अनईजीनेस है। अनईजीनेस है, ठीक है। ठीक है, उसका इम्पैक्ट एक्ने पे नहीं आएगा। ये डिसबायोसिस का साइन हो सकता है, ये IBS का साइन भी हो सकता है, जिसमें हम कहते हैं इरिटेबिलिटी है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में ऐसा ज़्यादा होता है। बट येस, कुछ डाइट से हम इस वाले कंपोनेंट को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। वी कैन स्टिल टॉक अबाउट कि नहीं, थोड़ा फाइबर बढ़ाइए, पानी बढ़ाइए, या कुछ और फूड प्रोडक्ट्स लीजिए जिससे ये बेहतर हो जाए। बट येस, स्टूल फ्रीक्वेंसी आपकी स्टेबल होनी चाहिए, वो हार्ड नहीं होना चाहिए और बिल्कुल लूज नहीं होना चाहिए। तो हमारी तरफ से बीमारी वाला सिचुएशन तो नहीं है। उसके बाद अगर ये डिस्कशन है, नहीं स्टूल सॉफ्ट है बट आई डोंट फील कंप्लीटली एम्प्टी, स्टूल जाता हूँ वो सॉफ्ट है पर पूरा साफ नहीं होता, ठीक है, ये कंट्रोवर्शियल है। ओके। और कुछ ऐसे अलार्मिंग साइंस हैं जो हम पहचान सकते हैं या घर बैठे देख सकते हैं कि हाँ कुछ तो बदला है, मतलब कि गट खराब हो चुका है? सो कुछ तो रूटीन चीज़ें हैं जो अभी तक हमने बात की, लेकिन इनके अलावा अगर वज़न कम होने लगे, किसी भी तरह की ब्लीडिंग डेफिनेटली गड़बड़ है, चाहे वो स्टूल में आए, चाहे मुंह से उल्टी में आए, खून की कमी आने लगे, बहुत ज़्यादा थकान सी रहने लगे, बिना टेस्ट कराए भी बहुत ज़्यादा थकान, यस, होने के लिए आपकी नींद पूरी नहीं रही उसमें भी हो सकती है, बट देन बहुत ज़्यादा थकान साइन हो सकता है कि खून की कमी हो रही है, आयरन की कमी हो रही है, एक्सेट्रा। पेट में दर्द बहुत ज़्यादा है, सो एक तो है हल्की दुखन रहती है, ये इमीडिएटली अलार्म नहीं है, पर बहुत तेज़ दर्द जिसके लिए आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, उसे गैस का नहीं मानना चाहिए। तो ये वो वाले साइंस हैं जिस पे हमें बिना कोई सेकंड थॉट के सीधे हॉस्पिटल जाना है ना। बाकी सब चीज़ें जो सटल चेंजेस हैं उसमें यू कैन थिंक ऑफ कि मैं अपना लाइफस्टाइल कुछ चेंज करूं, क्या मैं कुछ और चीज़ें चेंज करूं, इट मे टेक सम टाइम डॉक्टर के पास जाने के लिए, पर इनमें से किसी भी चीज़ में हमें टाइम नहीं वेट करना चाहिए। ठीक है, तो इन अलार्मिंग साइंस का हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए। हमने जो बैक्टीरिया की बात की है डॉक्टर, तो कुछ हमारे इंडिया में ऐसी खाने की चीज़ें हैं जो हमारे गट में गुड बैक्टीरिया बढ़ाने का काम करती है, सो दैट हम अपनी डाइट में उसको शामिल कर सकते हैं। जी, सो प्रोबायोटिक्स होते हैं, है ना, आपने आजकल दवाइयों के तौर पे तो बहुत सुने होंगे, पर ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये जितनी भी पुरानी कल्चर्स हैं, हर कल्चर के पास अपना कुछ ना कुछ प्रोबायोटिक है। इंडिया का, एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया का प्रोबायोटिक दही है ना, दही से बनी चीज़ें, चाहे आप उसको लस्सी, छाछ, कुछ भी करें। कोरिया का कुछ और प्रोबायोटिक है, इजिप्ट का कुछ और प्रोबायोटिक है, हर कल्चर के पास प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक इज फर्मेंटेड फूड, ठीक है, तो ये फर्मेंटेड फूड है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैंने आज प्रोबायोटिक ड्रिंक लिया तो एकदम से कुछ चेंज हो जाएगा, ये एक हैबिट है जो हमें डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। हम ऊपर से जो प्रोबायोटिक लेंगे भी, वो हमारा पहले तो जो एसिड है स्टमक में वो उसको ख़त्म करेगा, फिर हमने बिलियंस और ट्रिलियंस बैक्टीरिया में कुछ मिलियंस बैक्टीरिया डाल दिए, तो वो तो आउटनंबर्ड है, वो नए आदमी को कोई सेटल नहीं होने देता है, हाँ? तो दे वुड अगेन नॉट ऑन डे वन स्टार्ट की बहुत सारे बैक्टीरिया आ गए। बट हाँ, अगर हम इसको परसिस्ट करेंगे, हमारी डाइट का रेगुलर हिस्सा है, तो धीरे धीरे बैक्टीरियल पॉपुलेशन इम्प्रूव होगी। ओके, तो कुछ और ऐसे फूड आइटम्स के नाम अगर आप बताना चाहें फर्मेंटेड में ही कि हाँ ये आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया बढ़ा सकते हैं। स्टैंडर्ड तो जो इंडियन डाइट में है वो तो दही से बेस्ड चीज़ें ही हैं, है ना। आप साउथ इंडिया चले जाएं तो कुछ इडली, एनीथिंग जो भी आप फर्मेंट करते हैं, इडली बेस्ड चीज़ें, आजकल सोया बेस्ड टेम्फे और उन चीज़ों को लिया जा सकता है, कैफिर है, किमची सैलेड्स हैं। सो कुछ अगेन एक और चीज़ जो हम बोलते हैं, ईट लोकल, जो चीज़ सबसे पास की है वो बेस्ट है। सो आई एम नॉट सेइंग किमची अच्छा नहीं है, सोया अच्छा नहीं है, पर अगर वो आराम से अवेलेबल नहीं है, आप उसको प्रोसेस लेने वाले हो, प्रोसेस की अपने अलग इश्यूज हैं, है ना। अगर आपके घर में वो बनता है तो दैट इज गुड, है ना, पर अगर आप ये आज के पॉडकास्ट के बाद आप कुछ प्रोसेस लेने वाले हो
दैट इज नॉट सजेस्टेड, क्योंकि प्रोसेस में फिर से इमल्सिफायर डाला होगा, कुछ ना कुछ पीएच स्टेबलाइजर डाला होगा। तो जितना लोकल खा सकते हैं दैट इज ऑलवेज गुड। ओके, गुड बैक्टीरिया की हमने बात की, तो कुछ खाने की ऐसी चीज़ें जो आप नाम लेना चाहेंगे कि हाँ ये चीज़ें बैड बैक्टीरिया को प्रमोट करती हैं, तो जितना हो सके कट डाउन करने की, अवॉइड करने की कोशिश करें। हमारे बैक्टीरिया को अंदर जो बाउल में है उसको क्या क्या चाहिए? उसको चाहिए उसको खाना चाहिए। ठीक है। सो जो बैक्टीरिया का खाना है ना, वो अनडाइजेस्टेड फाइबर है नंबर 1 तो। ठीक है। सो हमें अपनी डाइट में वेरियस फॉर्म का, अलग अलग तरह का, कोई एक सिंगल नहीं, अलग अलग तरह का फाइबर होना चाहिए। दैट इज फर्स्ट। वो फाइबर कहाँ से आ सकता है? वो फाइबर आ सकता है आपके फ्रूट से, आपके सैलेड से, आपके कुक्ड अनकुक्ड वेजिटेबल्स से, सीड से, लेग्यूम से, जो राजमा और छोले वगैरह हैं। हाँ। ठीक है। तो एक सबसे पहली चीज़ है फाइबर चाहिए। उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको प्रीबायोटिक्स बोलते हैं। प्रीबायोटिक्स क्या होता है? प्रोबायोटिक हो गया बैक्टीरिया, प्रीबायोटिक हो गया वो चीज़ें जो बैक्टीरिया को और न्यूट्रिशन देती हैं फाइबर के अलावा। ठीक है। सो इसमें अगर कॉमन एग्जांपल लें तो एप्पल, रॉ बनाना, अनियंस, लीक्स, गार्लिक, ये वाली सब चीज़ें हैं जो प्रीबायोटिक्स हैं। Again, this is not to say an apple a day would keep a doctor away. So again, we need to bring more variety to our food. ये वाली चीजें बैक्टीरिया को हेल्प करेंगी। कुछ चीजें हैं जो खराब करेंगी। तो अगर ये नहीं है तो एक तो पहली प्रॉब्लम हो गई, हमारी डाइट में ये नहीं है। तो हमारा डाइट अगर बहुत ज़्यादा जो आजकल का वेस्टर्न डाइट है जिसमें फाइबर नहीं है, सब कुछ प्रोसेस्ड है, तो बैक्टीरिया परेशान होंगे बिकॉज ऑफ दीज एब्सेंस ऑफ दीज थिंग्स। अगली चीज़ है ये जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं इनमें केमिकल्स हैं, राइट, इमल्सिफायर्स हैं, और यू कैन, मतलब आई कैन नॉट नेम ऑल ऑफ देम बिकॉज देयर आर सो मेनी नंबर्स में जो चीज़ें लिखी होती हैं। सो अगर आपके प्रोडक्ट के बैक में नंबर्स पे चीज़ें लिखी हुई हैं, वो कितनी आपके गुड बैक्टीरिया को हेल्प कर रही हैं, काफ़ी सारी उसमें से उसको नुकसान कर रही हैं। एरेटेड ड्रिंक्स हैं, बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स हैं, नॉट जस्ट एरेटेड ड्रिंक्स, अगर आपकी डाइट में ओवरऑल शुगर कंटेंट भी ज़्यादा है, जितने भी ओल्स वाली चीज़ें हैं जो उस पर ख़त्म होती हैं, ये हमारे गुड बैक्टीरिया को नुकसान करेंगे। ये दे वुड हेल्प बैड बैक्टीरिया ग्रो, सो दे विल चेंज दी बैक्टीरिया का टाइप। सो द गुड बैक्टीरिया तब भी होगा पर बैड बैक्टीरिया बढ़ जाएगा। उसके बाद टोबैको इन एनी फॉर्म, अल्कोहल, ये नुकसान करेंगे। इसमें ना एक और चीज़ है डॉक्टर कि हम पहले जो भी मतलब मोस्टली फॉरेनर्स का सोचते थे खान पान, तो कहते थे वो लोग तो घास फूस खाते हैं, हम खाते हैं असली खाना, हमारे इंडियंस का जो खाना है वो एकदम बढ़िया देसी है। आज कोई अगर वेट लॉस जर्नी पर जाता है, कोई अपने गट पर ध्यान देने की कोशिश करता है, अल्टीमेटली उनकी डाइट में भी ये सारी चीज़ें होती है। घास फूस कहने का मतलब है फाइबर, कि हम फाइबर बढ़ा देते हैं। तो ये जो चीज़ है फाइबर, ये हमारे गट के लिए कितना ज़रूरी है? क्या अगर हम अच्छी मात्रा में फाइबर लेते हैं तो हमारा गट हेल्दी रहेगा? और एक इंसान को एक दिन में कितने फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है? फाइबर तो ज़रूरी है, पर अभी तक हम सिर्फ गट के बैक्टीरिया के लिए फाइबर की बात कर रहे हैं। फाइबर जितना भी जो हमारी इंडियन डाइट भी है ना मैम, पुराने वाली, उसमें भी फाइबर ऑलरेडी था। हम सैलेड्स कम खाते थे तो भी हम बहुत सारे रॉ फ्रूट्स खाते थे। हमारा जो खाना था, जो सीरियल्स थे, वो मिलेट्स थे। मिलेट्स में फाइबर नॉर्मल जो आज के दाल चावल और गेहूं है उनसे ज़्यादा है, तो फाइबर पहले भी कम नहीं था। फाइबर चाहिए, फाइबर का नुकसान भी है लेकिन, है ना, ज़्यादा फाइबर का। हाँ, सो हर चीज़ मॉडरेशन में ही चाहिए बॉडी में। ऑक्सीजन भी ज़्यादा हो उससे भी जान जाती है, करेक्ट। सो अगर हम ज़्यादा फाइबर देते हैं, खासकर अगर वो इनसॉल्युबल फाइबर ज़्यादा होता है, तो कुछ लोग उससे ब्लोटिंग महसूस करते हैं। अगर किसी को ऑलरेडी पेट में इश्यूज रहते हैं, उसको पेट के सिम्टम्स हैं, है ना, उसको से IBS है, इरिटेबल बाउल के अलावा, या इन्फ्लेमेटरी बाउल है, या TB है, या कुछ भी है, उसको एकदम फाइबर अगर आप देंगे तो उसको टॉलरेट नहीं होगा। मैं बहुत टाइम से कम फाइबर खाता हूँ, मुझे टारगेट करना है 30 ग्राम फाइबर, मैं आज 30 ग्राम खाऊंगा, आई मे नॉट टॉलरेट इट। सो दिस अगेन इज समथिंग लाइक एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज गुड। मुझे 1 घंटा एक्सरसाइज करनी चाहिए, थोड़ा जिम जाना चाहिए, पर मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। आज करूंगा तो नहीं हो पाएगा। आई नीड टू बिल्ड इट अप, एक चीज़। दूसरा, मुझे एक्सरसाइज करने से पहले भी अपनी बाकी हेल्थ देखनी है। सिमिलरली फाइबर बिल्ड करने से पहले भी
ये चीज़ें सोचनी है। बट यस, मोटा मोटा हिसाब एटलीस्ट 30 ग्राम फाइबर तो हमारी डाइट में हमें चाहिए ही चाहिए हर दिन। ठीक है। और ये फाइबर क्या हम अपने तीनों मेजर मील्स में रखें, मतलब जो कभी भी भी हम नहीं। मील्स सो इसका कोई ये मतलब नहीं है कि मेरा हर मील में फाइबर होना चाहिए। आइडियल बैलेंस डाइट तो वो है जिसमें आप हर मील में कुछ ना कुछ ले रहे हैं। हाँ। पर आज की लाइफ में अगर वो पॉसिबल नहीं है, आपका एक मील उस तरह से नहीं हुआ, देन यू नीड टू कॉम्पनसेट फॉर इट। तो मैंने आज लंच बाहर किया था, प्रॉब्लम थी, नहीं हो पाया, सो मैंने शाम को आके एक बोल ऑफ सैलेड खाया, फ्रूट खाया, सैलेड खाया, व्हाटएवर, है ना। आज नान खाया था, मैदा था बिल्कुल, ठीक है। सो मॉर्निंग में फिर मैंने उसको कॉम्पनसेट किया। ऐसा नहीं कर सकते कि मैं 7 दिन गड़बड़ करता हूँ फिर 8वें दिन कॉम्पनसेट करता हूँ, दैट इज नॉट इट। ठीक है। ये जो आपने चीज़ बताई है आई गेस हमारी ऑडियंस को ज़रूर समझनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में हम सब जानते हैं कि कितना सब कुछ का एक्सेस आसान हो चुका है। अगर हम घर पर खाना नहीं बनाते तो फट से ऑर्डर भी कर लेते हैं, 10 मिनट में 20 मिनट में खाने की डिलीवरी हो जाती है। तो इस तरीके से कॉम्पनसेट करके चले कि अगर आपने कुछ अनहेल्दी खाया है तो फिर जो आपका अगला मील हो वो हेल्दी ज़रूर हो। मैं ऐसे में अपने पेशेंट्स के लिए तो बोलता हूँ कि बद परहेजी कम करें। तो एक तो फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद भी देखें से कि लंच में जोमेटो या कुछ और सॉरी, हाँ वो लेट्स गो बैक हो गया। हाँ, फिर से कट करके ये वाली लाइन। हाँ। सो मैं इस चीज़ के लिए भी अपने मरीजों को बोलता हूँ कि देखो, बदपरहेजी की फ्रीक्वेंसी भी कम होनी चाहिए, है ना। तो अदरवाइज तो इसमें बात हो सकती है लंच में बाहर से खा लिया और फिर डिनर हमने घर कर लिया। अगर ये डेली हो रहा है तो ये भी ठीक नहीं है, हाँ, है ना। सो पहले तो हमें वो फ्रीक्वेंसी भी कम करनी है। दूसरा, जब हम बदपरहेजी कर रहे हैं तो उस बदपरहेजी में भी अमाउंट कम रखना है। हमारी अगली परेशानी क्या है कि जब हम कुछ सपोजिटली टेस्टी खाते हैं तो हम उसको ओवर ईट करते हैं, ठीक है। तो हमने बदपरहेजी की फ्रीक्वेंसी भी कम करनी चाहिए, और खा वो शरीर के लिए तो नहीं रही है, दैट इज नॉट हेल्दी। आपको भी पता है, मन के लिए खा रहे हैं। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि एक छोटी कटोरी में एक बहुत छोटे चम्मच के साथ थोड़ा थोड़ा आराम से 20 मिनट लगा के खाओ, एंजॉय इट, वॉल्यूम ना बढ़ाओ। ठीक है। इसमें प्लेट की साइज का कितना बड़ा रोल होता है? सो ये गट के लिए नहीं, बॉडी के लिए प्लेट की साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ब्रेन को ट्रिक करना है। ब्रेन को ट्रिक करना है तो प्लेट छोटा, कटोरी छोटी, चम्मच छोटा, टाइम पूरा, स्लोली खाना है, चबा के खाना है। टेस्ट के लिए खा रहे हो, टेस्ट लेके आराम आराम से धीरे धीरे खाओ। हमारे यहाँ जैसे कॉन्सेप्ट है कि बड़ी बड़ी थालियों में खाते हैं। हम लोग हॉस्टल्स वगैरह में जाते हैं तो इतनी बड़ी थाली मिलती है, अलग अलग उसमें हमारे रहते हैं कि ये इस खाने के लिए, वो उस खाने के लिए है। तो जितनी हम प्लेट छोटी रखें उतना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो हमें ये चीज़ें इनकलकेट करनी चाहिए। रूटीन में ऐसा ही करना चाहिए। रूटीन में आप नोट करेंगे, आप बुफेज में देखिए आजकल, तो जहाँ पे होटल्स चाहते हैं कि कम इस्तेमाल हो, वहाँ पे प्लेट छोटा होता है। हाँ, राइट। और जहाँ पे वो चाहते हैं कि ये ज़्यादा ले लिया जाए, वहाँ प्लेट बड़ी हो जाती है। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर हम ये देख रहे हैं हमने प्लेट भर के खाया, ब्रेन को हमें ट्रेन करना चाहिए कि हमने पेट भर के खाया। हम वो नहीं देखते हैं, तो इमीडिएटली ट्रेन नहीं होता। उसका बेहतर तरीका ये है कि हम अपने पोर्शंस रिड्यूस करें। तो प्लेट छोटी होगी तो पोर्शंस भी कम हो जाएंगे। रोटी छोटी हो, प्लेट छोटी हो, है ना। जो आपने रोटी बनाई है वो भी छोटी हो। आप अगर डोसा खा रहे हैं वो भी छोटा हो। तो आप, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी, कितनी रोटी खाई थी? 2 खाई थी। घर में भी 2 खाई थी और बाहर नान भी 2 ही खाए थे। बराबर नहीं है। हमें ये तो पता है डॉक्टर कि हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा रोल है हमारे गट के लिए। आज के टाइम पर बहुत सारे ऐसे डिटॉक्स ड्रिंक्स हो गए, इन्फ्यूज्ड वाटर्स हो गए, इन सब का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। अब ये सोशल मीडिया ट्रेंड है या सच में इससे फ़ायदा मिलता है, ये आप ही बता पाएंगे सही। तो पानी कितना पिए और क्या इसके हम अलग अलग फॉर्म्स में पी सकते हैं अगर कोई सिर्फ पानी तक स्टिक ना रहना चाहता हो तो गट के लिए? पानी का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पानी कितना पिए वो डिपेंड ऑन कि मैं किस एनवायरनमेंट में हूँ, मेरी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है ना। सो एक मैराथनर को हो सकता है उस दिन में 10 लीटर पीना पड़े, और इस कंट्रोल्ड एसी में बैठ के 2 लीटर भी हो सकता है ठीक हो। इसका एक इनडायरेक्ट रूल जो हम लोग समझाते हैं वो ये है कि कभी भी यूरिन येलो ना हो विदाउट मेडिकेशन, है ना। अगर यूरिन येलो आ रहा है दिस मीन्स डिहाइड्रेशन है, पानी कम है। तो शरीर अपने आप पानी मांग लेता है। सो हम पानी उतना पिए, थंब रूल 2 से 3 लीटर फॉर एन एवरेज इंडिविजुअल। अच्छा, अब ये पानी है, ये पानी ना हो गया एक्चुअली लिक्विड्स है। इसमें से टी और कॉफ़ी हटा देंगे क्योंकि टी और कॉफ़ी तो यूरिन वैसे ही कराता है, निकाल देता है। सो सारे लिक्विड का ये रफली 3 लीटर के आसपास बना।
ठीक है। ऑन एन एवरेज आप इसको 4 तक जा सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से वो नीचे आ सकता है। इसमें बाकी ड्रिंक्स का क्या करना है, ये एक सवाल है। हाँ। इसके पीछे अभी तो अवेलेबल साइंस लिमिटेड है। ऑब्वियसली शुगरी ड्रिंक तो स्ट्रिक्ट नो है, No, big उसको हम पानी में नहीं काउंट कर रहे हैं, उसको हम लिक्विड्स में नहीं काउंट कर रहे हैं। फ्रूट जूस भी, शुगरी ड्रिंक्स सारे जीरो हैं। फ्रूट जूस फ्रूट जूस भी, ठीक है। ठीक है। सो एनीबडी जिसके पास दांत है जो खा सकता है उसको फ्रूट्स खाने हैं, चाहिए। जूसेस नहीं लेने हैं। जूसेस में शुगर है जो एकदम हिट देता है, एकदम शुगर बढ़ाता है। कुछ लोगों में ब्लोटिंग भी कर सकता है, गैस कर सकता है, और फैट लिवर का रीजन है, नहीं लेना है। घर पे निकाले जूसेस भी, अगर आप अदरवाइज हेल्दी हैं और खा सकते हैं फ्रूट्स, तो फ्रूट्स खाने हैं, वो बेटर है। एरेटेड ड्रिंक्स स्ट्रिक्ट नो। इसके बाद हम आ जाते हैं, चाहे वो पुराने आयुर्वेदा के हिसाब से हैं या आजकल के हिसाब से हैं, कुछ और ड्रिंक्स चलते हैं, एप्पल साइडर विनेगर और एलोवेरा और सुबह का जीरा पानी और थिंग्स लाइक सौंफ दोस। पानी, मेथी इन सबसे पानी। कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। ठीक है। पर क्या ये अपने आप में मैजिक बुलेट्स हैं? नहीं, वो भी नहीं है, ओके। है ना। इन सब के इंडिविजुअली कुछ ना कुछ फायदे हैं। आजकल ग्रीन जूसेस हैं जो जगह जगह आप पार्क्स के बाहर देखते हैं, वो भी निकाल के दिए जा रहे होते हैं। वेजिटेबल जूसेस, मैंने फ्रूट जूसेस मना किए थे। सो ये सब है, तो हाइड्रेशन देते हैं ये चीज़ें, और इनमें किसी ना किसी में कोई एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, किसी में विटामिन्स हैं। पर स्टैंड अलोन सेइंग दिस कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मेरी गट के लिए, मेरी हेल्थ के लिए एक मैजिक बुलेट है, नो। इफ समबडी कम्स बैक एंड सेज कि डॉक्टर साहब वो ग्रीन जूस ले रहा हूँ, मोस्ट वेलकम, जब तक हम उसको मॉडरेशन में रखे हुए हैं, जब तक उसमें सफाई का ध्यान रखे हुए हैं, है ना। बिकॉज हमने देखा है जूसेस के साथ इन्फेक्शन हो गया, जूसर की हालत भी बहुत खराब होती है। हाँ, तो आप घर पे निकाल रहे हैं, मोस्ट वेलकम। ठीक है। एक चीज़ मैं इसमें यहाँ बोलना चाहूँगा, एक लोगों के लिए, कि लौकी का कच्ची लौकी का जूस नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। लेकिन ये पार्क के बाहर तो करेला, हाँ, लौकी, so बाकी सब चलेगा, लौकी नहीं लेना है। लौकी सर, अनफॉर्चुनेटली हम अपने प्रैक्टिस में साल में कम से कम 4 से 5 लौकी जूस से रिलेटेड टॉक्सिसिटी देखते हैं। क्यों ऐसा? लौकी खीरे वाले ग्रुप की सब्जी है। कड़वे खीरे होते हैं, आपने सुने होंगे। कड़वा खीरा का जो टॉक्सिन है वो जानलेवा नहीं होता, कड़वी लौकी का टॉक्सिन जानलेवा होता है। ओके। ठीक है, और वो करेले के साथ मिलता है तो कड़वी पता ही नहीं चलती है, क्योंकि जूस तो कड़वा होता है करेले की वजह से। सो लौकी का जूस नहीं लेना है। लौकी बहुत अच्छी सब्जी है, उसे उबालें, पकाएं, खाएं, सबसे जूस नहीं। इसलिए नहीं कि वो नुकसान कर रही है, इसलिए कि वो आपने कड़वी लौकी का जूस लिया तो वो डेंजरस हो सकता है। ठीक है। आपने जैसे लौकी की बात कही कि कच्ची लौकी का जूस नहीं पीना चाहिए। हमने आजकल ना कुछ ऐसे वीडियोस देखे हैं। हाल ही में करीना कपूर की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उनसे पूछा गया था कि आपके पेट को सूद करने के लिए, गट को सूद करने के लिए आप क्या पीते हो, तो उन्होंने बोला लौकी सूप। तो शी सेड कि लौकी इज़ वेरी हेल्दी, तो आप लौकी का सूप पियो। तो फिर ये चीज़ चली कि ऐसे कोई स्पेसिफिक वेजिटेबल्स भी हैं जो हम अगर लेते हैं तो हमारा गट सही रहता है? सो अगेन सारी वेजिटेबल्स अच्छी हैं। अभी हमने लौकी का नाम लिया, मैंने कहा उसे पका के खाएं, वही लौकी का सूप हो गया। सो हर वेजिटेबल के अपने कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है। सो ये वाले जो ग्रुप है, लौकी, तोरी, ये वाला टिंडा जो बहुत खाया जाता है हम लोगों के यहाँ, इसमें सॉफ्ट फाइबर होता है। सो खराब गट के लिए भी स्मूथली जाता है और फाइबर देता है, ठीक है। सो बट अगेन मैजिक बुलेट नहीं है। आई विल नॉट से कि करीना कपूर ने कहा या मैंने भी उसको बोल दिया तो सबको वो लेना चाहिए। ये हमारे मौसम की सब्जी है, मौसम में खानी चाहिए। बिल्कुल। हम अगर अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस की बात करें तो क्या ऐसे 4-5 प्रैक्टिकल टिप्स होंगे आपके तरफ से हमारी ऑडियंस के लिए कि ये बदलाव अपने जीवन शैली में करिए, गट में गुड बैक्टीरिया बने रहेंगे, बैड बैक्टीरिया की मात्रा कम रहेगी और आपका गट लंबे समय तक हेल्दी रहेगा? सो 2-3 चीज़ की हम बात कर चुके हैं। आपने एक बताया था पानी, सो एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पानी। दूसरा एडिक्वेट फाइबर विद आपकी डाइट में बैलेंस्ड मील, बैलेंस के अलावा ना वैरायटी होनी चाहिए, है ना। ये भी ईट लोकल जहाँ तक पॉसिबल है। प्रोबायोटिक्स में अगर हम यहाँ पे हैं तो दही, छाछ। इसके बाद कुछ चीज़ें नहीं, वो भी हमने बात की थी। जंक नहीं, है ना, जंक नहीं, क्योंकि एक तो अगर आप उसको बहुत फ्रीक्वेंटली खा रहे हैं तो आप पहली वाली दोनों चीज़ों को मिस कर रहे हैं। दूसरा वेट गेन अगर हो रहा है फैट से, शुगर से, वो भी हमारे बैक्टीरिया को और गट को और एसिडिटी को, इन सबको बढ़ाता है। लास्ट इज अल्कोहल एंड टोबैको, स्ट्रिक्ट नो।
एक्सरसाइज एंड स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने नोट किया होगा जब आप ठीक से सोए नहीं हैं, स्ट्रेस हैं, तो गट खाने का मन नहीं करता। क्या हुआ, खाया नहीं है रात भर से, फिर भी खाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट इस पे आएगा। गट ब्रेन एक्सेस। गट ब्रेन एक्सेस। एक्सरसाइज ऑल्सो, आप जिस दिन एक्सरसाइज करते हैं अच्छे से, उस दिन भूख अच्छी लगती है। आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं आज, बिल्कुल बस बैठे हुए हैं, भूख नहीं लगती है, हजम नहीं होता। यूनिक टू इंडिया मेडिकेशंस, है ना। सो ये हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। ओवर द काउंटर, चाहे वो पेन किलर्स हों, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हों, ये हमारी बॉडी के साथ मेस करती हैं, है ना। एंड यूनिक टू इंडिया बिकॉज ये यहीं पे बहुत कॉमन है, बाहर इतना आसानी से नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ अगर हम आसानी से इम्प्लीमेंट करना भी चाहें तो बहुत हद तक हमारे गट को हम हेल्दी रख सकते हैं। परफेक्ट, थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए और इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया। बिल्कुल, माय प्लेजर, इट वाज वंडरफुल। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई एम श्योर इस सेशन के ज़रिए आपको जो बहुत सारे सवाल होंगे गट से रिलेटेड, उसके जवाब मिल गए होंगे। अगर नहीं तब भी आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के ज़रिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।